बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, आज हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये पेपर में आया करता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। सपोज़ इस डायग्राम में आपको हाइड्रोजन का एक एटम नज़र आ रहा है जिसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है और एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज Ze के बराबर है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E के बराबर है। दोनों में डिस्टेंस r है जो कि इस सर्कल के रेडियस के बराबर है। इसी को हाइड्रोजन का रेडियस या इसको किसी भी एटम का रेडियस कहते हैं। स्टूडेंट्स, दो फोर्सेस ऑपरेशनल हैं यहाँ पर। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो न्यूक्लियस एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाना चाहता है। ये दो फोर्सेस जब इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे जा रहा होता है, और अगर ये इम्बैलेंस हो जाएं तो फिर इलेक्ट्रॉन या तो न्यूक्लियस के करीब आता है या दूर चला जाता है। तो आज हम डिराइवेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए अब हम सपोज करते हैं कि the charge on electron is equal to E, the mass of electron is given by m, the charge on nucleus is equal to Ze, while the radius of orbit is r. Z is equal to the atomic number of an element. हाइड्रोजन के लिए Z 1 के बराबर होता है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 के बराबर है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज सिर्फ E के बराबर होगा। हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज 2E के बराबर होगा, जबकि लिथियम के न्यूक्लियस पर चार्ज 3E के बराबर होगा। Z की जगह हम उसका एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between electron in nucleus है, that is given by Coulomb's law. Coulomb's law हमें ये बताता है कि किसी भी दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके चार्जेस के साथ उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोलम्बिक फोर्स Fc इज़ इक्वल टू Ze मल्टीप्लाई बाई E डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर हम चार्जेस के साइन को इग्नोर करें तो फिर कोलम्बिक फोर्स बराबर है Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पर इस इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। इसको कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जब ये दोनों बैलेंस्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे जा रहा होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, तो आइए पढ़ते हैं। The centrifugal force that balances the centripetal force is given by mv square divided by r.
फिज़िक्स के रूल्स के मुताबिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² ओवर r के बराबर होता है। अब हमें पता है कि ये दो फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv² ओवर r इज़ इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स में r मौजूद है, राइट हैंड साइड पर r² है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पर एक r है। अब इन दोनों को जब कैंसिल करते हैं तो mv² becomes equal to ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। राइट हैंड साइड पर ze² के नीचे एक r रह जाता है जब हम राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पर मौजूद दो r को कैंसिल करते हैं। लेट दिस इक्वेशन इज़ अरेंज्ड फॉर r वैल्यू, तो r को हम लेफ़्ट पे ले जाएंगे जबकि mv² को राइट साइड पे ले जाएंगे। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, जो कि कहता है कि r इज़ इक्वल टू ze² 4πε0 mv²। इस इक्वेशन के अंदर z एक कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, 4πε0 और m ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट्स हैं। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वेरिएबल हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होता है तो वेलोसिटी हायर होती है, जबकि जब ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है तो इसकी वेलोसिटी कम होती है। अब हमने इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि टू एलिमिनेट द वेलोसिटी हम बोहर के पास्टुलेट्स में से एक पास्टुलेट इस्तेमाल करते हैं जो कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2π, यानी mvr इज़ इक्वल टू nh बाय 2π। अब अगर हम m और r को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन बनेगा वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू nh ओवर 2π mr। अब चूँकि ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेशन 2 में वेलोसिटी स्क्वायर भी है और साथ ही डिनोमिनेटर में भी है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइडों पर तो v² विल बिकम इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाय 4, यानी 2 को स्क्वायर किया जाए तो 4 आंसर आएगा। पाई का स्क्वायर हो जाएगा, मास का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको जो v² की वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे कि इस्तेमाल करेंगे। और अब हम r के लिए जो गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट की जाती है तो r बिकम्स इक्वल टू ze² 4π² m² r² डिवाइडेड बाय 4πε0 m n² एंड h²। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, इनको कैंसिल किया जाएगा। पाई स्क्वायर के साथ पाई को कैंसिल किया जाएगा तो ऊपर एक पाई रह जाएगा। m² के साथ एक m को कैंसिल किया जाएगा तो ऊपर एक m रह जाएगा। अब हमारा इक्वेशन बनेगा, अच्छा इसमें r को जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है उसको राइट हैंड साइड पर जो r² है उसके एक r के साथ हम कैंसिल कर देंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड विल बिकम 1/1 या सिंपली 1 भी लिख सकते हो। एंड दिस विल बी इक्वल टू ze² π mr डिवाइडेड बाय ε0 n² और h²।
आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो 4 था वो भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, मास भी कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर रहते हैं। अगर हम एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो फिर हमारा इक्वेशन हो जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई एम आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। चूँकि ये हम आर के लिए कर रहे हैं लिहाजा जेड स्क्वायर पाई और m को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे जहां वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा जिसमें r इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई m के बराबर है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, यहाँ पर h भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए z 1 होगा और दूसरों के लिए z की वैल्यू चूँकि वेरिएबल है चेंज होगी तो इसलिए z वेरिएबल है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो इसलिए हम अब लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 कैन बी यूज टू फाइंड द रेडियस ऑफ एनी एटम विद एटॉमिक नंबर z। जिसका भी एटॉमिक नंबर z होगा उसके लिए इक्वेशन नंबर 3 इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n स्क्वायर जो कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये चेंजेबल है, वेरिएबल है, बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट्स हैं। तो अगर हम इनको एक सिंपल कांस्टेंट यानी a जिसके ऊपर हमने 0 पावर लिया हुआ है यानी a नॉट जिसे कहा जाता है इसकी जगह रिप्लेस करते हैं तो फिर हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है r इज़ इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर। a नॉट इन तमाम कांस्टेंट्स का एक कॉमन कांस्टेंट है। अगर हम इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं यानी इसको सॉल्व करते हैं तो a नॉट की वैल्यू निकलती है 0.529 एंगस्ट्रम्स, वेयर 1 एंगस्ट्रम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। इसलिए देयरफॉर Rn इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम्स मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है जो कि हाइड्रोजन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड हो सकता है अगर हम उसमें उसकी n वैल्यू पुट करें तो लेट इक्वेशन नंबर 5 कैन बी यूज्ड to find the radius of nth orbit of hydrogen atom. For example, for the first orbit the n value is equal to 1, therefore we can write that R1 is equal to 0.529 angstroms. Second orbit n is equal to 2, second orbit के लिए n की वैल्यू 2 है, therefore R2 will be equal to 2 square multiply by 0.529 जो कि 4 multiply by 0.529 या 2.116 एंगस्ट्रम्स के बराबर है। The third orbit n is equal to 3, therefore R3 यहाँ पर गलती से R1 लिखा हुआ है, अलबत्ता ये R3 है। थर्ड ऑर्बिट के लिए है 3 स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 0.529
दिस इज़ इक्वल टू 4.761 एंगस्ट्रम्स। फोर्थ ऑर्बिट जिसके लिए n की वैल्यू 4 है, तो R4 बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रम्स। अगेन आप याद रखिए कि R की वैल्यू बराबर है n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रम्स एंड इट कम्स 8.464 एंगस्ट्रम्स। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन था जिसको डिराइव करके आप लोग हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का तो एक ही रेडियस होता है, एक ही ऑर्बिट होता है। तो ऐसा है कि हाइड्रोजन के एटम को अगर आप लोग हीट दें, एनर्जी दें, तो वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है वो एक्साइट हो जाता है और वो किसी भी अपर लेवल तक जा सकता है अनटिल एंड अनलेस ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है और उसके बाद ये एटम से बाहर चला जाता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहाँ पर ऑर्बिट बी होगा। इलेक्ट्रॉन जंप्स मारता है और जंप लगाकर लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाया करता है। तो thank you very much. Please subscribe and like my YouTube channel and leave your suggestions in comments box. सजेशन ज़रूर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो इनबॉक्स कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका हल ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।